नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं विविधताओं में एकता, और विविधताओं में एकता देखते हैं हमने 3 भागों में से विभाजित किया था। विविधता में जिसमें भौगोलिक एकता है, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक एकता। भौगोलिक एकता के बारे में हमने पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले राजनीतिक एकता के बारे में। पहले हम ये पता करेंगे कि राजनीतिक एकता होती क्या है, राजनीतिक एकता से क्या तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हो। तो राजनीतिक एकता ऐसी एकता कहलाती है जिसमें संपूर्ण क्षेत्र में जो एक समान शासन व्यवस्था हो, एक समान कानून व्यवस्था हो और एक ही राजभाषा का, यानी एक मूल रूप से एक भाषा का विस्तृत रूप से जो प्रयोग किया जाता है, एक ही तरह का संविधान हो। उस क्षेत्र में जो उसे राजनीतिक एकता कहते हैं, यानी समान कानून व्यवस्था हो, समान संविधान हो और समान प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था हो, उसे ही जो राजनीतिक एकता कहते हैं। अब भारत में समय समय की बात करें तो भारत में प्राचीन काल के दौरान राजनीतिक एकता कैसी थी और मध्यकाल के दौरान राजनीतिक एकता कैसी थी और वर्तमान में जो आधुनिक युग में राजनीतिक एकता कैसी है, उसके बारे में हम आज मूल रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि हम देखते हैं कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, जो राजनीतिक विज्ञान के भी छात्र होंगे वो उस अपने सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे किस तरीके से जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी जो एक केंद्रीय सत्ता के रूप में जो प्रमुख सेंटर पावर के रूप में जो भारत में एक संविधान में व्यवस्था की गई है, संघात्मक शासन व्यवस्था जिसे कहते हैं, जो मूल रूप से भारत कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बनता है। तो जैसा कि हम देखते हैं जो केंद्रीय सत्ता है दिल्ली के अंदर जो बैठी रही है वर्तमान समय में, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय, तो उनके द्वारा जो राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और राज्यों में अलग अलग शासन, लेकिन मूल रूप से देश में जो एक ही संविधान लागू है और एक तरीके की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो आज चर्चा करने वाले हम राजनीतिक एकता के बारे में। तो प्राचीन काल में बात करें या तो पहले हम एक अवधारणा विकसित कर रखी है पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा, पाश्चात्य लोगों जो यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता के जो यूरोपीय लोग हैं उनके द्वारा और कुछ पढ़े लिखे भारतीयों की ये धारणा रहती है, अवधारणा रहती है कि भारत में राजनीतिक एकता पहले से स्थापित नहीं थी। ये उनका मानना है, ये कि अनुचित है, जो कदाचित भी उचित नहीं है, ये गलत बात है। उनका मानना था कि राजनीतिक एकता भारत में कभी स्थापित थी नहीं। राजनीतिक एकता तो जो अंग्रेजों के आने के पश्चात भारत में स्थापित हुई, अंग्रेजों ने ही भारत को जो राजनीतिक के सूत्र में बांधा और एक सूत्र में बांधने का कार्य जो अंग्रेजों के द्वारा, ये अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा कहलाती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, जिसे हम गलत साबित करेंगे। ये हम देखेंगे कि प्राचीन काल में भी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित थी और मध्यकाल में भी राजनीतिक एकता थी और वर्तमान में भी राजनीतिक, इसलिए राजनीतिक एकता से भारतीय जो प्राचीन समय से ही अवगत है। जैसा कि हमने बात की भौगोलिक एकता की बात की, तो भौगोलिक एकता ये प्रदेश है ही ऐसा, भारत ऐसा प्रदेश है जिसके उत्तर में हिमालय स्थित है, दक्षिण में समुद्र है और ये अपने सीमावर्ती देशों से उनसे अलग है, एक अलग ही भूखंड है, अलग ही भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक प्रदेश है जो मायने रखता है। जैसा कि विष्णु पुराण में भी कहा गया था, मैंने जो भौगोलिक एकता में बताया था आपको कि हिमालय के उत्तर में स्थित और समुद्र के दक्षिण में स्थित जो प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है, वो भारत है। इसका मतलब प्राचीन काल में भी भारतीय द्वारा राजनीतिक एकता स्थापित की गई थी और वो भली भांति इससे परिचित थे। तो हम अब अध्ययन करते हैं जो प्राचीन काल में, हालांकि राजनीतिक एकता की बात की जाए तो उसमें थोड़ी कमी हमें देखने को मिलती है। इस कमी का मूल रूप से कारण क्या था कि एक तो यातायात की व्यवस्थाएं सुगम नहीं थी, संचार की व्यवस्थाएं सुगम नहीं थी और भारत जैसा विशाल देश भी था। तो इस तरीके से इसको राजनीतिक रूप से मतलब जोड़ने का जो प्रयास हालांकि प्राचीन शासकों के द्वारा किया गया, लेकिन कुछ कमियां राजनीतिक एकता में रही थी। लेकिन ये बात कदाचित उचित नहीं लगती कि राजनीतिक एकता का अभाव उस समय पाया जाता, राजनीतिक एकता का बिल्कुल अभाव नहीं पाया जाता। हालांकि कुछ कमी इस वजह से देश की विशालता थी
विशाल भौगोलिक क्षेत्र थे और तकनीकी का उस समय टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हो पाया था, संचार की और यातायात की जो साधनों का अभाव था। इस वजह से जो राजनीतिक एकता की कमी थोड़ी बहुत हमें प्राचीन काल में देखने को मिली। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि राजनीतिक एकता भारत में स्थापित नहीं थी। अब बात करते हैं प्राचीन शासकों में। प्राचीन शासकों में जो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा 11th-12th में, तो कई प्राचीन जो सम्राट हुए हैं जिनके द्वारा चक्रवर्ती सम्राटों की उपाधि धारण की गई है। चाहे सम्राट अशोक को ले लो, चंद्रगुप्त को ले लो, आप समुद्रगुप्त को ले लो, मौर्य सम्राटों को ले लो, गुप्त शासकों के ले लो, चाहे जो मध्यकाल में हर्ष को ले लो आप, और मध्यकाल में भी कई शासकों। तो प्राचीन काल के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करते हैं तो प्राचीन काल में आपको प्राचीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य याद होगा और मौर्य शासक अशोक भी याद हो। और जो गुप्त शासकों में बात करें तो समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, भानुगुप्त है और महेंद्रगुप्त है। इनके द्वारा भी जो चक्रवर्ती सम्राट की उपाधियां धारण की गई और संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधियां उन्हीं सम्राटों के द्वारा धारण की गई जिनके द्वारा संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। और संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र, भारत के भौगोलिक क्षेत्र पे इनके द्वारा एक छत्र जो शासन किया गया, इसी वजह से इनके द्वारा चक्रवर्ती सम्राटों की उपाधियां धारण की। और इनके अलावा कई जो प्राचीन शासकों के द्वारा राजसूय है, वाजपेयी है, अश्वमेध यज्ञ है, इनका आयोजन किया गया। इनका आयोजन करने का उद्देश्य भी उनके द्वारा इसके पीछे जो राजनीतिक एकता को स्थापित करना ही रहा है। और जैसा कि हम आगे की क्लासों में जैसे अब हम धार्मिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इन यज्ञों के बारे में चर्चा करेंगे या उनके समय में जो आएंगे जो प्राचीन शासक, तब ये जो राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता है जिसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है स्वतंत्र, और जहां तक जो घोड़ा हो जाता है वहां तक उस शासक का अधिकार मान लिया जाता है। अगर किसी घोड़े को कोई पकड़ता है तो उसे उस शासक से युद्ध लड़ना होता है। इसका मतलब संपूर्ण भारत में जो प्राचीन शासकों के द्वारा राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये भी इनका आयोजन भी जो अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए जो शासकों के द्वारा किया जाता था और संपूर्ण क्षेत्र को राजनीतिक एकता में बांधने का प्रयास इनके द्वारा किया जाए। इसी वजह से इन यज्ञों का जो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञों का आयोजन किया जाता था। अब बात करते हैं तो प्राचीन शासकों में जो मगध का शासक था अजातशत्रु, मगध पर हर्यक वंश के शासकों के द्वारा शासन किया गया। शुरुआती दौर में बिंबिसार है, बिंबिसार उसके पुत्र अजातशत्रु है, इनके द्वारा शासन किया। इनके द्वारा भी संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता में जो मगध का क्षेत्र है वर्तमान समय में बिहार में स्थित है, वहाँ पे इनके द्वारा जो राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास इन शासकों के द्वारा किया गया। और उसमें मौर्य शासकों में ले लो आप, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य है या अशोक है, सम्राट अशोक महान है, गुप्त शासक है, गुप्त शासक में भी चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, महेंद्रगुप्त है, ये शासक हुए। स्कंदगुप्त, इनके द्वारा भी जो राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। और आंध्र शासकों में जो सातवां शासकों को आंध्र शासक जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है और वशिष्ठी पुत्र है पुलमावी, ये जो शासक हुए इनके द्वारा संपूर्ण भारत में जो राजनीतिक एकता कायम रखी गई। तो इसका मतलब प्राचीन काल में भी भारत में राजनीतिक एकता हमें दिखाई दी, वर्तमान समय में भी राजनीतिक एकता अपने को दिखाई देनी। भारत में विविधता होते भी राजनीतिक एकता कायम है। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जो मिडाइवल एज है उसमें बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कई सैनिक अभियान किए गए, गुजरात के, रणथंभौर के, चित्तौड़ के, जालोर के और मालवा के, सिवाना के। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए, इन सैन्य अभियानों का उद्देश्य भी संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का था। और उनके द्वारा भली भांति, चाहे अकबर को ले लो आप, चाहे औरंगजेब को ले लो, इनके द्वारा कई सैन्य अभियान किए गए और उनके द्वारा संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। और पेशवा जो मराठा शासक थे, मराठा शासकों के जो मंत्री होते थे, सैन्य मंत्री, उन्हें पेशवा कहा जाता है। और पेशवाओं के द्वारा भी
जो अटक से लेकर कटक तक ध्वजा फहराने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। तो इन सभी के द्वारा जो मध्यकाल में संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है भली भांति, और उसमें इन्हें सफलता भी मिलती है। राजनीतिक एकता से आप समझते हैं कि राजनीतिक एकता का तात्पर्य यही है, किसी क्षेत्र में जो समान शासन व्यवस्था हो, समान कानून व्यवस्था हो और एक राजभाषा का प्रयोग किया जाए, उसे ही राजनीतिक एकता कहते हैं। और एक समान संविधान का जो प्रयोग किया जाए उसे राजनीतिक एकता कहा जाता है। तो मध्यकाल में इनके द्वारा सेंटर पावर यानी कि केंद्रीय सत्ता के रूप में कार्य किया गया, जो एक प्रमुख सत्ता होती केंद्रीय सत्ता के रूप में, जो इनके द्वारा केंद्र से शासन संचालन किया गया। और अधीनस्थ शासकों के द्वारा जो इनके दिशा निर्देशों में शासन संचालन किया गया, इसका मतलब राजनीतिक एकता स्वतः ही स्थापित हो गया। राजनीतिक एकता का मतलब एक तो सेंटर पावर होगी, केंद्रीय सत्ता सबसे ऊपर होगी, और उसके अधीनस्थ कई राज्य होंगे जो शासन करेंगे। चाहे उसमें आप वर्तमान समय में ले लो, ये भारत सरकार है, केंद्रीय सत्ता है। इसके अलावा देखी जाए चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे गुजरात की हो, बिहार की, यूपी की हो, तो ये मूल रूप से जो राजनीतिक एकता में देखने को मिलती है, क्योंकि इनका अगर शासन तंत्र फेल हो जाता है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन इनके द्वारा लगा दिया जाता है केंद्रीय सत्ता के द्वारा। इसका मतलब राजनीतिक एकता है। और इनके द्वारा जो निर्मित संविधान है वो ही संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो ये ही केंद्रीय जो राजनीतिक एकता मूल रूप से दिखाई देती है हमें, और ये राजनीतिक एकता वर्तमान समय में यही कार्य इन शासकों के द्वारा किया जाता है। तो इनके द्वारा जो मध्यकाल में भी जो अकबर है, इनके द्वारा एक समान शासन व्यवस्था, कानून और राजभाषा का प्रयोग किया गया। मध्यकाल में अकबर के द्वारा बात की जाए तो फारसी भाषा का प्रयोग राजकीय भाषा के रूप में किया जाता है, और केंद्रीय सत्ता के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया। और अब बात करते हैं आधुनिक काल की, वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल में भी जब ब्रिटिश शासन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के समय भी जो राजनीतिक एकता और मजबूत हुई। ये राजनीतिक एकता कैसे मजबूत हुई? राजनीतिक ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो अंग्रेजों के द्वारा रेल, डाक, तार व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया, प्रचलन, इन सब का जब प्रचलन होता है, इससे राजनीतिक एकता को सुदृढ़ होने में काफ़ी सहायता मिली। जब समान एक भाषा, संपर्क भाषा का विकास हो गया, अंग्रेजी भाषा के उत्तर भारत के भाषी और दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत, पश्चिम भाषा के लोगों के बीच में एक संचार का, जो विचारों के आदान प्रदान का, विनिमय का साधन जो अंग्रेजी भाषा बन जाती है, जिससे उनमें राजनीतिक एकता स्थापित होती है। और संपूर्ण भारत में जो डाक और रेल की जो व्यवस्था, रेल को भी भारत का नाड़ी तंत्र कहा जाता है, इससे राजनीतिक संचार व्यवस्था से भी राजनीतिक जो एकता स्थापित होती है। और यही एकता है, इसी एकता के कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के विभिन्न प्रांतों से जितने भी लोग हैं, उन्होंने सब ने मिलजुल कर आपस में एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों में भाग लिया और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंक दिया। तो ये जो वर्तमान समय में आधुनिक काल में भी ब्रिटिश जो शासन प्रणाली थी, उससे भी जो बात की जाए तो राजनीतिक एकता काफ़ी मजबूत हुई। कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत का एक ढांचा था, भारत के ढांचे इसको मजबूत बनाने में अंग्रेजों सरकार का काफ़ी योगदान रहा, ब्रिटिश शासन का। और इसी वजह से जो भारत के जो विभिन्न प्रांतों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया। और उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बात की जाए तो भारतीयों के द्वारा एक जैसी कानून व्यवस्था कायम कर ली गई, एक जैसी शासन व्यवस्था कायम कर ली गई, और एक ही संविधान का प्रयोग उनके द्वारा किया जाना, एक संविधान का विकास उनके द्वारा कर लिया गया, जिससे राजनीतिक को एकता को और अधिक मजबूत बना दिया गया। ये भारतीयों के द्वारा संविधान के पश्चात समान कानून व्यवस्था, समान शासन व्यवस्था और संविधान के द्वारा राजनीतिक जो एकता है उसे और भी दृढ़ और मजबूत बना दिया गया। तो ये राजनीतिक एकता भारत में वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है और प्राचीन काल से भी जो भारत में देखने को मिलती है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में भारत में विविधताओं में एकताओं के दौरान हमने जो 3 भागों में विभाजित करते हुए भौगोलिक एकता को पढ़ लिया और आज हमने पढ़ा राजनीतिक एकता को। तो राजनीतिक एकता परिप्रेक्ष्य में मूल रूप से राजनीतिक एकता का यही अर्थ है जिस क्षेत्र में जो समान कानून व्यवस्था रहती है, समान शासन व्यवस्था रहती है और एक समान संविधान देखने को मिलता है, एक ही भाषा का अधिकतर प्रयोग देखने को मिलता है, उसी क्षेत्र में जो राजनीतिक एकता स्थापित होती है और उसे ही राजनीतिक एकता कहा जाता है। और भारत में देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में राजनीतिक एकता हमें देखने को मिलती है। और भारत में क्षेत्रों में विविधता होते हुए भी, अनेक भाषाभाषी लोग होते हुए भी और अलग अलग जो भौगोलिक प्रदेश होते हुए भी भारत में जो हमें राजनीतिक एकता देखने को मिलती है और भारत में राजनीतिक एकता वर्तमान समय तक कायम है और आगे भी कायम रहेगी। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या और शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और जो अपने विचार और राय हम तक पहुँचा सकते हो। आपके सुझाव भी आमंत्रित है और आप निरंतर अध्ययन करते रहे और ये अपना चैप्टर जल्दी समाप्त होने वाला है, पहला चैप्टर, उसके पश्चात अपना जो दूसरा चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, और पुनः जो अगली क्लास में मिलेंगे तो सभी विद्यार्थियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।